हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेटिनम ट्यूटर्स। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं गाइस। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का एक रिकैप कर लेते हैं। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन होता क्या है? तो हेरिडिटी यानी कि बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जीन्स के द्वारा ट्रांसफ़र होता है, उसी को हेरिडिटी कहते हैं। क्लियर हुआ गाइस? तो आगे बढ़ते हैं। अब इवोल्यूशन इवोल्यूशन यानी कि क्या? तो संसार में जो परिवर्तन होता है, जो जो ग्रेजुअल चेंजेस होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उन्हें इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है गाइस। अब चलिए आज हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। ठीक है गाइस। तो अभी गाइस आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन किसके लिए आया, क्यों आया, क्या काम है, ऐसे बहुत सारे सवाल आपके मन में आ रहे होंगे। तो इन सब का सवाल सिर्फ दो, इन सब का जो आंसर है ना, वो सिर्फ दो ही है। वो आंसर है, एक तो डीएनए और एक प्रोटीन। हाँ गाइस, प्रोटीन। ये कैसे है तो बताता हूँ। ये ये आने की वजह, इन सबको काम लगाने वाला कौन था पता है क्या? अगर वो ना वो अगर काम करता तो इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन वो काम नहीं कर रहा, इसकी वजह से इनकी ज़रूरत पड़ रही है। तो वो है डीएनए। अभी डीएनए ठहरा बंद कमरे का शहज़ादा। क्यों बोला वो बाद में पता चलेगा आपको, लेकिन समझ लीजिए बंद कमरे का शहज़ादा है वो। ठीक है। और ये किसके लिए काम, क्या क्या कारण है काम करने का? तो कारण है प्रोटीन्स। हाँ गाइस, ये सारे प्रोटीन्स बनाने के लिए काम करते हैं। ठीक है गाइस, इनका मेन मोटिव प्रोटीन्स बनाने का है। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। अब मैंने बोला कि डीएनए है ना बंद कमरों का शहज़ादा है। क्यों बोला? तो चलिए देखता हूँ। अभी ट्रांसक्रिप्शन जो है वो, ये जो तीनों, ये जो आपने देखा, ये 1 2 3, ये तीनों का काम क्या है? प्रोटीन बनाने का। अभी प्रोटीन बनता किससे है? अमीनो एसिड। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन प्रोटीन बनाने का जो इन्फॉर्मेशन है, जो रेसिपी है, वो कहाँ पर है, किसके पास है? वही गाइस, वो है डीएनए। ठीक है, इसका आंसर डीएनए। अभी प्रोटीन बनाने का जो सारा इन्फॉर्मेशन है, जो रेसिपी है, कुछ भी सॉरी रेसिपी गलत वर्ड होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन, जो कोडेड मैसेजेस है, वो किसके पास है? तो वो आंसर डीएनए है। डीएनए के पास पूरा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा है। डीएनए के बिना प्रोटीन नहीं बन सकता। तो क्या है ना, मैंने बोला बंद कमरे का शहज़ादा क्यों? तो क्या है ना, डीएनए होता कहाँ पर है? डीएनए होता है एक सेल के न्यूक्लियस में जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हाँ गाइस, क्रोमोसोम बनते किससे? राइट गाइस, क्रोमोसोम बनते स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए से बनता है क्रोमोसोम। तो यहाँ पर है डीएनए। ठीक है गाइस, तो डीएनए यहाँ पर है। अब डीएनए क्या है कि वो शर्माता है कि वो है ना न्यूक्लियस से बाहर ही नहीं जाता, न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाएगा। तो डीएनए सॉरी प्रोटीन बनाने का है, तो प्रोटीन बनता किधर है? हमारे राइबोसोम में। अभी राइबोसोम कहाँ पर है आप सोचोगे? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो नेट टाइप जो स्ट्रक्चर होता है ना, उधर होता है प्रोटीन की फैक्ट्री। हाँ गाइस, राइबोसोम को फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स भी कहा जाता है। तो अभी क्या है कि ये डीएनए को इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का है राइबोसोम के पास। बिना इन्फॉर्मेशन के वो बनाएगा कैसे? तो पहुंचाने का है, लेकिन वो न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाना चाहता, तो पहुंचाएगा कैसे? अब पहुंचाने का तो है। तो तभी काम आते ये सारे ये सारे वो पहुंचाने के लिए काम करते हैं। तो कैसे? तो डीएनए न्यूक्लियस के बाहर नहीं जा सकता, लेकिन अपना खुद को कॉपी बनाकर उसको भेज तो सकता है। तो वही काम करता है डीएनए। डीएनए क्या करता है? आप अभी डीएनए राइट है, अभी डीएनए क्या करता है? अपना खुद का एक कॉपी बना लेता है और उस कॉपी को न्यूक्लियस के बाहर राइबोसोम के पास भेज देता है, और फिर आगे का प्रोसेस चलता रहता है। ये देखिए आपको दिख रहेगा, इसे न्यूक्लियस से ये जो दिख रहा है ना स्ट्रैंड, ये बाहर से है ना राइबोसोम के पास जा रहा है। यही है इस तीनों का काम एक ही है, प्रोटीन्स बनाना। ठीक है, अब चलिए पूरा डिटेल में एक स्टोरी के माध्यम से समझाता हूँ। आपने क्या देखा? एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बना है डीएनए से। अभी डीएनए को पहुँचाने का है इन्फॉर्मेशन, प्रोटीन्स का कैसे बनाने का है, वो किसको? राइबोसोम को। अभी राइबोसोम किधर है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अभी डीएनए भेजता कैसे है वो देखेंगे। अभी डीएनए क्या है कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। अभी उसको सिर्फ एक ही डीएनए को अगर मैंने स्ट्रेच किया तो लैडर कैसे दिखेगा? ठीक है, लैडर कैसे दिखेगा?
तो दोनों स्टैंड ज़रूरत नहीं है, सिर्फ अगर एक ही स्टैंड अगर एक ही ज़रूरत पड़ेगी तो एक ही काफ़ी है, तो एक स्टैंड यूज़ करेंगे। अगर एक स्टैंड ऐसे होगा, आपको पता है कि डीएनए में 4 टाइप के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। एक तो होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। लेकिन आरएनए मतलब कि अगर सिंगल स्टैंड हो जाए तो आरएनए बन जाता है, तो उसे वो आरएनए कहते हैं। उसके अंदर भी 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, लेकिन उसके अंदर कुछ एक एक्सचेंज होता है, एक्सचेंज ऑफर बोल सकते हैं आप। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल। थाइमिन प्रेजेंट नहीं होता गाइस, यूरेसिल होता है। इतना डिफ्रेंशिएट है। और अगर यहाँ पर हमें एक डेफिनेशन मिल गया कि जो डीएनए है वो आरएनए की मदद से प्रोटीन बनाता है, उसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है गाइस, फिर से सुनिए। जो डीएनए है वो आरएनए की मदद से प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स कौन सी भी शेप का होता है गाइस, तो प्रोटीन्स बनाता है, तो उसे सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। ठीक है, सीडी। ओके, तो सेंट्रल डोग्मा हो गया। और यहाँ पर एक और बनता है कि ट्रांसक्रिप्शन भी यहाँ पर ही कैंसर बन गया कि जो डीएनए होता है, उस डीएनए जो आरएनए होता है वो थायमिन के बजाय यूरेसिल को यूज़ करता है। उसी आरएनए सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। अगर मैं बुकिश लैंग्वेज, मुझे बुकिश लैंग्वेज बिल्कुल पसंद नहीं गाइस, लेकिन फिर भी अगर आपको पसंद आ जाए तो आप वो भी लिख सकते हैं। तो मैं बुकिश लैंग्वेज में मतलब कि अगर सेंटेंस में, जो डेफिनेशन में अगर बताऊँ तो ऐसे होगा, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in mRNA being produced in always complementary to the DNA strands used for synthesis. Besides, there is uracil in RNA instead of thymine of DNA. This process of RNA synthesis is called as transcription. ठीक है, क्लियर गाइस। अभी mRNA होता क्या, तो यही है गाइस, जो कॉपी कर रहे हैं ना डीएनए का, जो इन्फॉर्मेशन, जो कोडेड मैसेज है, वो कॉपी कर कर सेम अपना कॉपी कर कर अपना खुद का एक स्ट्रैंड बना रहा है। तो वो स्ट्रैंड और कुछ नहीं बल्कि mRNA आरएनए ही है। अभी ये आरएनए ना फुल कॉपीड है, आरएनए ही है। उसके अंदर क्या है, मैसेज है। तो ये एम का फुल फॉर्म मैसेंजर आरएनए। ठीक है गाइस, क्लियर। ये भी एक आरएनए है जो कि पहुंचा रहा है। आप देख रहे कुछ भी फर्क नहीं दोनों में। ठीक है, कॉपीड वर्जन। ठीक है, अभी ये ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अभी क्या कि ये जो मैसेंजर आरएनए वो न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और वो जाएगा डायरेक्ट राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के पास जाएगा। जैसे राइबोसोम के पास जाता है तो जो राइबोसोम है वो टीआरएनए, अब ये जो एक मिनट, ये जो टीआरएनए आपको दिख रहा है उसको ऑर्डर करेगा कि है ना, जो न्यूक्लियस में, सॉरी, जो सेल है, सेल में है ना एमिनो एसिड, प्रोटीन्स बनते किससे गाइस, तो प्रोटीन्स बनते हैं एमिनो एसिड से। ठीक है, तो एक ही मिनट गाइस, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है। ओ नो शिट। ठीक है, ओके गाइस, हो गए। वो मेरा एनोटेशन का एक प्रॉब्लम आ चुका था। ठीक है, अभी क्या बोल रहा था मैं। हाँ गाइस, अभी अभी जो ये न्यूक्लियस है, ये थोड़ा साइज़ कम कर लेता हूँ। सॉरी गाइस फॉर द डिस्टर्बेंस। ठीक है, ठीक है, ये है हमारा सेल के अंदर ये है हमारा न्यूक्लियस। अभी न्यूक्लियस से वो एमआरएनए चला गया हमारे राइबोसोम के अंदर। इतना क्लियर है। अभी राइबोसोम ने क्या बोला कि राइबोसोम ने टीआरएनए को ऑर्डर किया कि जो एमिनो एसिड, अभी प्रोटीन्स किससे बनता है, एमिनो एसिड। अभी एमिनो एसिड किधर है, तो ये जो सेल है, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म मतलब कि आपको फुल खाली खाली एरिया दिख रहे हैं, वो साइटोप्लाज्म होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर सभी जगह ये एमिनो एसिड फैले हुए हैं, तो उसको राइबोसोम के अंदर लेकर आ, ऐसे उसको ऑर्डर दे देते हैं। तो टीआरएनए जाता है, आप देख रहे होंगे, मैं इससे ही समझाता हूँ। ठीक है गाइस, अब आप देख सकते हैं ये बहुत प्रॉब्लम आ रहा है गाइस फॉर। अभी देखिए, तो ये जो आपको टीआरएनए दिख रहे हैं, अभी टीआरएनए पूरे जो सेल है, सेल के अंदर कहाँ कहाँ पर अमीनो एसिड है वो सब कुछ लेकर आ रहा है। और जो ये एमआरएनए पर अभी ये टीआरएनए के पास
टीआरएनए को पता कैसे चलेगा कि उसको कहाँ पर है ना सेटल होना है, तो उसके लिए उसके पास होता है एंटी कोडन। अब ये कोड जो होते हैं वो कोडेड में मैसेज होते हैं, तो उसको पता कैसे चलेगा कि ये कौन सा कोड है, उसको पता नहीं चलेगा। तो उसके बाद खुद का एक एंटी कोडन है जो कि वो जो कोड को है वो तोड़ता है। समझ में आ रहेगा इस, तो वो तोड़ेगा और वो अटैच होएगा। अभी देखिए अगर ए होगा, ए मतलब एडेनिन, तो उसके साथ जुड़ेगा यूरासिल गाइस, ठीक है। और अगर थाइमिन होगा, सॉरी अगर साइटोसिन होगा तो उसके साथ ग्वानिन जुड़ेगा। ये एक शॉर्टकट है गाइस, ठीक है। ये आपको अभी नहीं है गाइस, लेकिन बाद में होगा, ठीक है। अभी इतना होने के बाद वो आएगा, चिपकेगा, मतलब कि ये जो ग्वानिन के साथ साइटोसिन वो सब चिपकेगा। और ऐसे ही जो ये देख रहे हैं एमिनो एसिड फॉर्म होते जा रहे हैं, वो एमिनो एसिड जॉइंट होते जा रहे हैं, जॉइंट होते जा रहे हैं, जॉइंट होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक डायग्राम के हिसाब से बताता हूँ। ये देखिए ऐसे जॉइन हो रहे हैं और उसके बीच में एक लाइन बनता जाता है, ठीक है। एक लाइन बनता जाएगा। अब ये लाइन को क्या बोलेंगे, तो ये लाइन को बोलेंगे पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है गाइस, पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे। आपको क्लियर हो रहा होगा मैं जो बता रहा हूँ। और गाइस ये जो आप देख रहे हैं, ये आपको तीन तीन कोड दिख रहे हैं, तीन तीन कोड अटैच हो रहे हैं, सिर्फ तीन ही कोड अटैच हो रहे हैं। तो इसी को ट्रिपलेट कोडॉन बोलते हैं गाइस, ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। अगर इसका एक डेफिनेशन के हिसाब से बताऊँ तो डेफिनेशन है द mRNA फॉर्म इन द न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो mRNA है वो साइटोप्लाज्म में आता है न्यूक्लियस से बाहर आकर। इट ब्रिंग्स द कोडेड मैसेज फ्रॉम द डीएनए, वो कोडेड मैसेज डीएनए से लाता है। द मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर ईच एमिनो एसिड कंसिस्ट ऑफ 3 न्यूक्लियोटाइड्स। अब जो वो मैसेज है वो हर 3 न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट कर एमिनो एसिड। हाँ गाइस, और एक इम्पोर्टेंट, जो एक एमिनो एसिड है उसको बनाने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए रहता है, ठीक है। ये के 3 न्यूक्लियोटाइड्स, इट इज़ कॉल्ड एज ट्रिपलेट कोडॉन, ठीक है। क्लियर हो गया गाइस। अभी देखते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है गाइस। अभी कहाँ तक पहुँच गए थे, अभी ये पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था, तो वहाँ तक। कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। अभी ये इसने पेप्टाइड बॉन्ड, मैं सेल कहाँ पर बना रहा हूँ, ऐसे पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था। अभी गाइस ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। अभी ये जो एमिनो एसिड, आपको बहुत सारे एमिनो एसिड दिख रहे हैं, ये जब एक ही मिनट, ये जब ऐसे एक शेप में आ जाते हैं, ऐसे गुंडाल जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स बोलते हैं। हाँ गाइस, सिंपल, जब ये अमीनो एसिड ग्रुप में आ जाते हैं उसको प्रोटीन के बोलते हैं। ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड इज कॉल्ड प्रोटीन, ठीक है। और जब ये अलग ही शेप में आ जाते हैं तो उसको कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बोलते हैं, ठीक है गाइस। क्लियर हो गया, ठीक है। अभी हमारा क्या ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अभी ट्रांसलेशन क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अभी ट्रांसलेशन होता क्या है कि एक डेफिनेशन से आपको समझाता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन एज पर द मैसेज ऑन mRNA। अभी जो mRNA, ये जो आप एक ही मिनट, ये जो आप mRNA देख रहे हो, तो हर एक mRNA के अंदर हज़ारों ट्रिपलेट कोडॉन होते हैं। अभी गाइस ये बहुत बड़ा है, ये जो आप mRNA मतलब कि डीएनए बहुत बड़ा होता है। तो फिर ये जो सिर्फ तीन इससे एक एमिनो एसिड बन रहा है, तो ये कितना बड़ा हो, कितने सारे प्रोटीन्स बन रहे होंगे, ठीक, करेक्ट ना गाइस। एमिनो एसिड्स आर सप्लाइड बाय द टीआरएनए। एमिनो एसिड जो है वो क्या, सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर से है ना एमिनो एसिड ढूंढकर टीआरएनए ला रहा है, ठीक है। फॉर दिस पर्पस टीआरएनए हैज़ एंटी कोडॉन्स हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। तो इसके लिए, वो सब ढूंढने के लिए उसके पास एंटी कोडॉन है जिससे कि वो ढूंढ पा रहे हैं, एंटी कोडॉन कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस। दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। अभी मैंने पूरा समझाएगा, ये और कुछ नहीं, ट्रांसलेशन ही था, ठीक है गाइस। आपको मैं आशा करता हूँ आपको क्लियर हो चुका होगा। अभी देखेंगे ट्रांसलोकेशन होता क्या है। तो ट्रांसलोकेशन भी फुल ईजी है गाइस। आप वो वर्ड के अंदर ही आप समझ पा रहे होंगे लोकेशन, उससे आपको समझ में आ रहा होगा। अभी उसको मैं डेफिनेशन के माध्यम से समझाता हूँ। द एमिनो एसिड ब्रॉट इन बाय आरएनए टीआरएनए आर बॉन्डेड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड। अभी जो मैंने अभी अभी एक डायग्राम कर दिखाया था, फिर से बना देता हूँ। अभी जो एमिनो एसिड है वो किसने लाया था, टीआरएनए लाया था। और वो है ना एक बॉन्ड बना रहे थे, ऐसे एक चेन के टाइप बना रहे थे, वो चेन को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। ये याद रख लीजिए, एमसीक्यू में आ सकता है गाइस, पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है। तो
विद द हेल्प ऑफ RNA। अभी जो RNA आपको दिख रहा है, ये जो राइबोसोम RNA उसकी मदद से बन रहा है, क्योंकि वो वही मेन है फैक्ट्री ऑफ द प्रोटीन्स उसको बोला गया है। तो उसकी मदद से हम ये प्रोटीन्स बना रहे हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड टू mRNA to other end by the distance of one triplet codon. This is called translocation. Guys, इतना ही फ़र्क है। मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसका मतलब क्या है। कि गाइस इसका मतलब ये है कि आपको दिख रहा है यहाँ पर इसको मत रुकिए, अभी देखिए समझ लीजिए, ये tRNA, मेरा ड्राइंग बहुत घटिया है गाइस, उसके लिए मत देखिए। अभी देखिए इसने तीन तीन इसको चिपका दिए, इसके बीच में राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम है। अभी ये चिपक गया, इसने अमीनो एसिड दे दिया, दूसरा आया, ये इसका काम हो गया। अब इसके बाद ये जो पीछे वाला जो राइबोसोम दिख रहा है वो शिफ्ट हो जाएगा, उसका लोकेशन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, वो इधर के बजाय इधर आ जाएगा। और इधर जो tRNA है उसका अमीनो एसिड लेगा, इसका एक पेप्टाइड बन जाएगा और से फिर से शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है गाइस। और ये जो ये वाला है ये भी चला जाएगा, ये चला जाएगा, ये इसका भी काम हो गया तो ये भी जाएगा। ऐसे ये शिफ्ट होता रहेगा, वो उसका काम बनते बनते एक पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा और इसी के साथ एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन तैयार हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए गाइस, मैं और कोशिश करूँगा। ठीक है गाइस, आपको मुझे लगता है कि आपको ट्रांसलोकेशन भी समझ गया होगा। फिर से एक बार वो तीनों रिकैप कर लेते कि होते क्या हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन का और कुछ नहीं गाइस, कि ट्रांसक्रिप्शन में क्या सबसे पहला पॉइंट्स की mRNA के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स होते कितने, 4 होते हैं। कौन कौन से? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरेसिल, ये 4 होते हैं। DNA के अंदर एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन होते हैं, लेकिन RNA के अंदर थाइमिन के बजाय यूरेसिल होता है। इसी RNA सिंथेसिस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट आप देख रहे हैं ना, स्क्रिप्ट यानी क्या? इन्फॉर्मेशन, एक कोडेड मैसेज। तो वो कोडेड मैसेज के अंदर से थाइमिन के बजाय यूरेसिल यूज़ करता है, इसी को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्लियर गाइस, ट्रांसक्रिप्शन हो गया। अभी ट्रिपलेट कोडन क्या होता है ये भी देख लीजिएगा। ट्रिपलेट कोडन मतलब कि ये जो tRNA दिख रहा है, tRNA के अंदर 3 कोडन से थे, 3 कोडन से एक प्रोटीन बनता है, तो उसी को ट्रिपलेट कोडन कहते हैं। अभी ट्रांसलोकेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन होता है कि हज़ारों ट्रिपलेट कोडन होते हैं mRNA के अंदर। अभी एमिनो एसिड जो होता है वो tRNA के द्वारा सप्लाई किया जाता है। और फिर कैसे? तो एंटी कोडॉन होता है, वो एंटी कोडॉन से वो कोड्स को वो डिटेक्ट कर लेता है और फिर इसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। अभी ट्रांसलेशन मतलब क्या? कि वो कोड को हम बोलते हैं ना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेशन। सिंपल गाइस, ठीक है, आप समझ रहे लगता है मुझे। ट्रांसलेशन सिंपल है गाइस, तो वो कोड्स को वो ट्रांसलेट कर रहा है अपनी भाषा में, उसी को ट्रांसलेशन कहते हैं। सिंपल गाइस, समझ आ गया। अभी लोकेशन मतलब कि वो लोकेशन से दूसरे लोकेशन में शिफ्ट होना, उसी को ट्रांसलोकेशन कहते हैं। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा है। बार बार कह रहा होगा इसको कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस, अभी म्यूटेशन यानी कि सिंपल अगर मीनिंग बताओ तो परिवर्तन, अगर इंग्लिश में लिखूँ, हिंदी में लिखूँ तो परिवर्तन। ठीक है गाइस, परिवर्तन ही संसार का नियम है, आप कहते हैं ना, वैसे म्यूटेशन का मतलब भी परिवर्तन होता है। ठीक है गाइस, अभी इसका अगर मैं इंग्लिश में अगर डेफिनेशन बताऊँ तो लिख लीजिएगा, अगर आपके पास नोटबुक हो या कुछ भी हो, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो लिख लीजिए। समटाइम्स सडन चेंजेस ऑकर्स इन दोस जीन्स, समटाइम्स एनी न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ द जीन चेंजेस इट्स पोजिशन, that causes a minor change which is nothing but the mutation। अभी जो मैंने बताया उसका मीनिंग बता देता हूँ कि कुछ कई बार कुछ सडन चेंजेस हो जाते हैं जीन्स के वजह से, ठीक है, कई बार, हर बार नहीं, कई बार। तो किस में होते हैं? तो न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर के जो जीन्स होते हैं वो उनके जो पोजीशन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, माइनर चेंजेस हो जाते हैं, तो उसी को म्यूटेशन कहते हैं। अगर आप इसको, अगर मैं 1 मिनट, आप देख सकते हैं इसके अंदर माइनर चेंजेस हो रहे हैं, TMAAC, GAT, ऐसे
इसका जो जगह होता है वो रिप्लेसमेंट हो जाता है, तो उससे वही म्यूटेशन है। ठीक है गाइस, आपको समझ रहा होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको ये पूरा जो आपको ये इसको मैं 2 मिनट में वर्ड टू वर्ड समझा देता हूँ, क्योंकि बुक का भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बुक के अंदर का ही सारा एग्जाम में आने वाला होता है। तो द mRNA फॉर्म इन न्यूक्लियस कम्स इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, अरे ये फुल मैंने जो बताया, ज़रूरत नहीं है इसके अंदर मैं आपको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स बता देता हूँ जो MCQ में आ सकते हैं। ये देखिए, हरगोविंद खुराना साइंटिस्ट था। ठीक है, साइंटिस्ट था जिसने 20 अमीनो एसिड को खोजे थे। ठीक है, डिस्कवरी, इसको एक याद रख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसको एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1968 में। एक लिख लिया, अब दूसरा देखते हैं। गाइस ज़्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, जितना है उतना अच्छा। ईच mRNA इज मेड ऑफ 1000 ऑफ, ये फुल में हमने सीख लिया है। इसके अंदर से कुछ भी हमने ऐसे नहीं छोड़ा जो कि इम्पोर्टेंट था। ठीक है गाइस, इसके बाद इवोल्यूशन। गाइस आप ये ग्रीन कलर में देख रहे पूरा का पूरा कट हुआ है। ठीक है गाइस, अभी इवोल्यूशन होता क्या है, तो इसको इवोल्यूशन को अगर एक ही मिनट में देख लेता है। ठीक है गाइस, दूसरे वीडियो में पार्ट 3 में हम एविडेंसेस ऑफ इवोल्यूशन देखेंगे। अभी हम ये इवोल्यूशन को अगर हम देख लेते हैं। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन। ये जो इवोल्यूशन होता है, वो इवोल्यूशन मैंने अभी अभी आपको बताया था कि परिवर्तन, संसार का जो परिवर्तन होता है, ग्रेजुअल चेंजेस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको इवोल्यूशन कहते हैं। अभी वही पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए आप सेंटेंस में भी देख रहे, ग्रेजुअल चेंजेस occurring in living organism over long duration is called evolution. ठीक है, this is a very slow going process which is development of organism is achieved. All the stages in a change occurred in various components ranging from stars, planet in space to the biosphere present on the earth should be included in the study of evolution. Formation of new response Formation of new species due to changes in specific character of several generations of living organism as a response to natural selection is called as evolution. गाइस कुछ भी नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा, ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि ये डेफिनेशन जो है ना, इतना इंपॉर्टेंट है और कुछ भी नहीं। इसके अंदर बताया कि है ना, इवोल्यूशन हर हर स्टेज में होता रहता है। स्टार से लेकर प्लैनेट से लेकर हर चीज़ के अंदर है ना इवोल्यूशन हो रहा है और होता होता रहेगा, इतना पता है कि। और ये इवोल्यूशन छोटा प्रोसेस नहीं है, उसको बहुत साल लगते, करोड़ों साल लगते, तभी इवोल्यूशन का कोई मतलब समझ में आता है। ठीक है गाइस, अब इसको आगे बढ़ते हैं। अभी ये जो आपको पूरा कट किया गया है, ये भी कट है। अभी देखेंगे थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये क्या देखेंगे। According to this theory, first living material, protoplasm, has been formed in ocean. In due course of time, unicellular organism was formed. Gradual changes occurred in this unicellular organism, from which larger and more complex proteins were formed. All those changes were slow and gradual. Duration of these changes are almost 300 crores years ago. Changes and development in living organisms had been all round and multi-dimensional, and this led to evolution to different types of organisms. Hence, this all overall process is called evolution, which is organizational progressive development of plants and animals from this ancestor having different structural and functional organism is called evolution. ऐसे इसमें भी क्या evolution का मतलब समझ आया। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या बताया कि जो सबसे पहला जीव जो हमारे अर्थ के ऊपर आया, उसका नाम था प्रोटोप्लाज्म। ये नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये 101% बोल रहा हूँ कि MCQ में आएगा। ठीक है, लिख कर रखिए, इसको याद कर 100% रखिए, क्योंकि ये आने वाला है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म, ये नाम याद रख लीजिए। क्या, प्रोटोप्लाज्म जो ओशन में पैदा हुआ था। ठीक है, अभी जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मैं ये पूरा समझा रहा हूँ, तो ध्यान दीजिए। तो जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, वैसे वैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है ना फॉर्म हो रहे थे। ठीक है, और ग्रेजुअली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बड़े होते गए और बहुत कॉम्प्लेक्स होने लग गए। कॉम्प्लेक्स होते होते वो स्लो टाइम था। क्या 2 दिन में नहीं हुआ, वो 300 करोड़ साल लग गए भाई। यहाँ पर दिख रहा है कितना टाइम लगा, तो 300 करोड़ साल लगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट है, मुझे नहीं लगता इस बार आएगा, लेकिन तभी या नोट कर लीजिए। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैज़ बीन राउंड टू मल्टी डायमेंशनल एंड लेड टू इवोल्यूशन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। हैंस इस ओवरऑल प्रोसेस, हाँ, और इन सभी को इवोल्यूशन बोला गया।
और ये हर चीज़ में होने वाला है, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो। हमारे एंसेस्टर्स से हमारा जो फंक्शन से वो अलग बेहतर और बेहतर बन रहे हैं, इसी को इवोल्यूशन बोलते हैं। ओके गाइस, आशा करता हूँ आपको समझ में आएगा। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गाइस लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गाइस मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे नहीं है। प्लीज़ अगर देख रहे हो तो कितना हो सके उतना शेयर कीजिए, और आपके दोस्त अगर इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने भूलिए। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।